friends, today we are discussing about Financial Reporting Test 1 Old Course CA Final। इसमें आते हैं चैप्टर 7, चैप्टर 10 एनबीएफसी एंड मर्चेंट बैंकर। तो पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है नवंबर 2020 जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन बच्चों के लिए है जिन्होंने टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है और उनके डाउट्स हैं। तो हमने एक कॉमन वीडियो बनाई है सबके लिए ताकि आप अपने डाउट्स इसमें से क्लियर कर सकें। क्वेश्चन 1 है संतोष लिमिटेड ग्रांटेड 500 ऑप्शंस। तो मैं समझता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। बेसिक जो गलतियाँ बच्चों ने नॉर्मली कर रखी हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसॉप में से था, इसमें से ये एक यूनिक क्वेश्चन था। इसमें मेन गलती कहाँ होती है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन जो निकलता है वही जब आपका गलत हो जाएगा तो आप सारा सोल्यूशन ही उसका गलत कर दोगे। तो इसमें मेन गलती कहाँ पे करी हुई थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंप्लीटेड 2500 इंटू 97% इंटू 97% इंटू 97%। यहाँ पे आ रहा है द एक्चुअल फॉरफीचर वुड एवरेज ओनली 3% ओवर द एंटायर वेस्टिंग पीरियड। जो है ये 3% है एंटायर वेस्टिंग पीरियड के लिए। तो इसने भी वैसे सही कर रखा है, लेकिन एंड में जाके इसने 57,05,000 जो आंसर निकाला है ये राउंड ऑफ करके निकाल दिया। एक्चुअली में इसका जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 57,04,205, लेकिन इसने राउंड ऑफ कर दिया उसको 57,05,000। तो इतना ज़्यादा राउंडिंग ऑफ नहीं चलता है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में राउंडिंग ऑफ चल जाता है। 57,04,205 का 57,05,000 नहीं बना सकते। तो ये पहली गलती थी उसकी, बेसिक गलती थी जिसे मैं कहता हूँ। सेकंड में उन्होंने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट डाली हुई है ड्यूरिंग 2017 the management revises its estimated average forfeiture rate to 10% per annum over the entire vesting period। entire vesting period के लिए है, लेकिन इसने आई थिंक इस बंदे ने रट्टा मार रखा था। तो इसने क्या किया कि 90% 2 बार किया है, इसको 3 बार करना था। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट दी हुई है कि 90% जो है इंटायर वेस्टिंग पीरियड के लिए है, इसने 2 बार ही किया है। इसकी वजह से इसका ये आंसर गलत हो गया और इसने 101,25,000 निकाला है। उसमें से पीछे वाला माइनस करना था 1 साल का, ये 2 साल का था। 1 साल का माइनस करना था जो ऑलरेडी गलत इसने निकाल रखा था। तो ये जो सेकेंड ईयर का एक्सपेंस आया 4420 वाला, ये भी इसका गलत है। थर्ड ईयर में रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं थी, इजी था। इसने टोटल एक्सपेंस तो सही निकाल दिया 3 सालों का 1,42,50,000, बट जो पिछले सालों के थे 101,25,000 वो गलत निकाले हुए थे। इस वजह से इसका तीसरे साल का जो इंडिविजुअल एक्सपेंस है वो भी गलत हो गया। तो इस वजह से इसने जो जर्नल एंट्रीज डाली हैं, जर्नल एंट्रीज में जो अमाउंट्स हैं वो तीनों सालों की इसने गलत लिखी हैं। लेकिन लास्ट में क्योंकि इसका टोटल एक्सपेंस जो था वो सही था 1,42,00,000 वाला, तो इसने लास्ट वाली जो एंट्रीज हैं वो सही कर रखी हैं उस वजह से। तो इसको 6 में से 3 मार्क्स अलॉट हुए हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स इसके अच्छे थे, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। तो हमें पूरा ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि कैसे करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि पहले वाला क्वेश्चन इस तरह से था तो ये भी उसी की तर्ज पर होगा, ये अलग भी हो सकता है। एंटायर वेस्टिंग पीरियड, इस बात का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सेकंड में क्या था, प्रोविजन फॉर सार अकाउंट हमने बनाना था। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या था वर्किंग नोट पे ध्यान देना था, बाकी सारा नॉर्मल क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी थी। द एक्सरसाइज price of fixed at 75 per share. The option to exercise the SAR is open from 1st April 20 for 45 days and the same vested on 975 employees. तो उन्होंने हमें ऑलरेडी 975 जो है एम्प्लॉयज़ निकाल के दे रखे हैं। हमने हर साल क्या किया था, एक्सपेंस कैसे निकाला था, हमने एम्प्लॉयज़ को पहले तो कैलकुलेट करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ थे 2017 में, 2018 में और 2019 में या 20 में।
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग वो ₹30 पर शेयर। फेयर वैल्यूज दे रखी हैं, 2017-18 का रेट दे रखा है एट्रिएशन का 5% जो है। उसके बाद में एक्चुअल एट्रिएशन रेट जो था वो दे रखा है, और 2017, 2018 और 2019-20 का कितने एम्प्लॉइज हमारे गए हुए हैं वो चीज़ दे रखी है। तो प्रोविज़न फॉर सार एप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी थी। सबसे पहले हमने देखना था कि हमारे टोटल एलिजिबल एम्प्लॉइज़ कितने थे साल 2017-18 में। शुरू में 975 जो थे इन्होंने दे रखा है जो हमारे एलिजिबल बनते हैं साल 2019-20 के, लेकिन 35 जो थे, 35 जो वो थे जो हमारे चले गए थे, लेकिन उनमें से 5 जिन्होंने सर्विस नहीं दी थी तो वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद 20 को ऐड कर दिया उसी तरह से, इसी की तर्ज पर, और उसी की तर्ज पर हमने 20 को ऐड करके 5 को लेस कर दिया, क्योंकि 5 जो थे सब लेस देन 5 ईयर्स थे, लेस देन 3 ईयर्स थे सॉरी। और इस तरह से 1040 जो है हमारा एक्सपेंस निकल के आ गया, सॉरी एम्प्लॉयज़ निकल के आ गए। और एम्प्लॉयज़ को कैसे करना था, जो 5% का एट्रिशन था वो हमने लेस करना था, जो यहाँ पे दे रखा है कि 5% हर साल का जो है हमारा एट्रिशन है, 5% एट्रिशन ये अमाउंट। तो 1040 इंटू 95% इंटू 95% इंटू 95% इंटू 60 जो हमारा इन्होंने फेयर वैल्यू दे रखी है 53,500, सॉरी एक्सरसाइज प्राइस 60 इंटू फेयर वैल्यू 20। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 107,000 आ रहा है। ये 3 साल का खर्चा हो गया, और इसको 1/3 करेंगे तो हमारा 17-18 का खर्चा 356,667 निकल के आ जाएगा। बच्चे ने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले तो उसने कैलकुलेशन ही गलत करी है। 975 में 35 जोड़ रहा है, फिर 30 जोड़ रहा है, 20 जोड़ रहा है। इससे पता चलता है कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत वीक था। उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को नहीं देखा, जो उसको नज़र में आया उसको ऐड कर दिया बिना किसी बात के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के। उसके बाद में ये क्या कर रहा है, 1060 में से 5 लेस कर रहा है। उसके बाद में उसको 95% कर रहा है जैसे क्वेश्चन में कर रखा है, और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और 60 से मल्टीप्लाई इसने किया ही नहीं। 60 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, वो ज़रूरी था। इस वजह से इसके आंसर में और सजेस्टेड आंसर में बहुत डिफरेंस है। ये लाखों में आ रहा है और ये आ रहा है हमारा हज़ारों में। तो कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक था ये बच्चा। इसने आई थिंक बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रखी थी, जिस वजह से इसके 3 सालों के एक्सपेंस जो हैं वो गलत आए हैं। और उसके बाद इसने आंसर जो किया है ऑब्वियस बात है वो भी गलत ही आएगा। ये हमारे टीचर्स ने इसको कमेंट्स दिए हुए हैं, तो जिसकी वजह से इसका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद में ये आना था प्रोविज़न फॉर सार अकाउंट बनाना था, जो बिल्कुल ही इजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट्स में आंसर निकाल रखे थे और हमने सिर्फ एंट्रीज को पोस्ट करना था। लेकिन हमने ऐसी गलतियों को अवॉइड करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार, उसके बाद आपको आंसर करना है। इस तरह से नहीं कि आपने ऊट पटांग कुछ भी जोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी आर अवेलेबल। तो इस सॉप का ही क्वेश्चन है। अगेन इन्होंने हमें डाटा दे रखा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने क्वेश्चन देख रखा है, क्योंकि आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हो, इसका टेस्ट 1 आपने दे रखा है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है। मुझे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि सबसे पहले तो हमने वर्किंग नोट देखना है, क्योंकि मेन पार्ट इस सॉप में होता है वर्किंग नोट, कि आप एक्सपेंस कैसे निकालते हो। एक्सपेंस इन्होंने निकाला हुआ है, फेयर वैल्यू ऑप्शन 14 है, नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट 600 माइनस 100 इंटू 100, 30,000 जो है वेस्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। ओके, फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 सालों का जो है वेस्टिंग पीरियड है, 4/20 जो है 3 सालों का खर्चा है, 1 साल का है 1,40,000। सिमिलरली जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने भी इसी तर्ज पे क्वेश्चन को कर रखा है, 1,40,000 जो है उसका साल 2018 का यानी पहले साल का खर्चा निकल के आ रहा है। लेकिन इसकी और
हमारी प्रेजेंटेशन में जो सजेस्टेड आंसर की प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत फ़र्क है। इसने डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू कर दिया, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं है, कटिंग कर रखी है, तो इन चीज़ों को हमने एग्ज़ाम में अवॉइड करना होता है। इस क्वेश्चन में इस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से इसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद में सेकेंड ईयर का जो है हमने इसी तरह से एक्सपेंस कैलकुलेट करना था। सेकेंड ईयर का एक्सपेंस भी इसने हमारा आ रहा था 1,70,100 और इसका भी इतना ही आ रहा था 1,73,100। तो एक्सपेंस इसका तीनों सालों का सही निकाला है इसने, लेकिन इसकी जो मेन इसने गलती करी हुई है वो करी हुई है हमारे इसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। इसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में स्टार्टिंग के जो 3 साल हैं इसने सही से एंट्रियां पोस्ट करी हैं, बिकॉज वर्किंग नोट इसने सही बनाया था, तो ऑब्वियस बात है एक्सपेंसेस भी इसके सही होंगे, एंट्रीज भी इसकी सही होंगी। लेकिन लास्ट में जाके इसने क्या किया है, बैलेंस BD 4,86,720 आ रहा है, इसका भी लास्ट में जाके 4,86,720, जो इसने इसोप का जो कैलकुलेशन है वो सही किया था, एक्सपेंस इतना ही ब्रॉट डाउन हो रहा है हमारा 4,86,720 का। लेकिन बैंक में इसने कुछ गड़बड़ करी है, जो 30,000 थे उसको 120 से माइनस करना था, 36 लाख जो है हमारे बैंक में आए थे, इसने कर दिया 37,50,000। शेयर कैपिटल इसने सही खड़ी करी है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम गलत किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम की हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,80,000 और इसकी आ रही है 12,30,000। तो इसका इसने कोई वर्किंग नोट भी नहीं बनाया हुआ है, किस हिसाब से इसने बैंक में पैसा लिया और किस हिसाब से इसने सिक्योरिटी प्रीमियम में अलॉट किया है। जर्नल रिजर्व इसने सही निकाला है 6720। तो आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अवॉइड करनी है ऐसी गलती, क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही था, लेकिन लास्ट में आके इसने बस ये गलती कर दी, 37,50,000 जो है बैंक में ले लिया, जो लेना था 36 लाख। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में कोई इतनी खास बड़ी बात थी नहीं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अकाउंट बनाने को भी मिलते हैं इसमें। क्वेश्चंस को, रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़िए और ऐसी गलतियों को अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, एक नॉर्मल सी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालनी है, जो ऑलरेडी बहुत ही इजी वे में सजेस्टेड आंसर में दे रखी है। स्टिल अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो। उसके अलावा भी आपके पास पोर्टल में आपको डाउट्स का सेक्शन दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिस्कस करने वाला होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। DISA and company has provided the following information: equity share capital 15% preference, share capital reserve and surplus, ये सब दे रखा है, और इसका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी निकालना है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो हमने डाला है, जो बड़ा भी है और थोड़ा टेक्निकल भी है। इसको हमने पूरे ध्यान से करना था, लेकिन स्टूडेंट ने इसमें भी बहुत गलतियाँ कर रखी हैं। लेट्स सी कि उसने कैसे किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले उसने निकाला हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो उसने बिल्कुल सही निकाला है। हमने भी इसी वे में अपना जो है कॉस्ट निकाला हुआ है। 20.41%, 15%, 10.5%, तो इसने भी वैसे ही निकाल रखा है, जो कोई बिग डील नहीं होती। कोई भी नॉर्मली इसको निकाल सकता है, कोई भी एक IPCC लेवल स्टूडेंट भी इसको इजीली निकाल सकता होता है। उसके बाद जो मेन इसने गलती कर रखी है वो करी है कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड में इसने क्या किया हुआ है, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लेस करी हुई हैं, जो कि नहीं करनी थी, क्योंकि ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 2400 आ रही है और ये इसकी आ रही है 2250। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थी वो हमने अपनी जो वर्किंग कैपिटल होती है, जो आगे हम निकालेंगे, नॉर्मल जो हमारी कैपिटल है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, उसको निकालने के लिए था। टोटल कैपिटल में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस नहीं होंगी, तो ये एक आपको ध्यान रखनी है। जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 2 तरह की कैपिटल इसमें निकलेगी, एक तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और एक जो हमने अपने बिजनेस में लगा रखी है वर्किंग के लिए जो है। तो उसके बाद इसने निकाला हुआ है
जो हमारा इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया था उसको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था। तो एवरेज कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए इसने क्या किया, 13.41% को मल्टीप्लाई कर दिया। 13.41% इसका निकला है यहाँ से वेट से। और वेट्स कैसे निकालने थे, जो नॉर्मली हमारी कैपिटल है, टोटल कैपिटल को लेके हमने अपने वेट्स निकालने थे। और इसने क्या किया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाली से कैपिटल से इसने वेट्स निकाल दिए, जिसकी वजह से इसका ये पार्ट भी गलत हो गया। और ये 3.35% आता है, इसका आया है 13.41%। तो जिसकी वजह से इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी गलत हो गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट और तो पहले इसने गलत कर रखा था, हमने पहले इसको देख लिया था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत वीक है, कोई चीज़ कहीं से पकड़ रहा है, कोई चीज़ कहीं से पकड़ रहा है। आपको क्या करना है, एक वे में चलना है, जैसे सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने वर्किंग नोट्स, सबसे पहले इन्होंने मेन सोल्यूशन का इन्होंने जगह छोड़ के वर्किंग नोट्स तैयार किए हैं। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले नो पैट निकाला है, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, और फिर ऑपरेटिंग कैपिटल निकाला है बेसिकली 2200 रुपये। तो ये एक वे होता है, इससे आपका क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा और पढ़ने वाले को भी आसानी रहेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके भी आओगे, एग्जामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है और इसका इफेक्ट आपके दूसरे आंसर्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो आपको इस वे में पेपर कभी नहीं करना है, आपको एक सिमेट्री लेके चलनी है और उसी वे में क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद इसने नो पैट निकाला है, ये आ रहा है 896, लेकिन हमारा आ रहा है 831। इसने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत कर रखी हैं इसके अंदर, कुछ प्लस करना था, कुछ माइनस करना था, और कुछ चीज़ें इसने छोड़ दी। तो ये एक आपको करते टाइम पे इसका पूरा ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है, क्या छोड़नी है। और उसके बाद में अगर आगे चलें तो इसका जो फाइनल आंसर है वो भी गलत आया, वो आना ही था क्योंकि इसने मेन क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स में गलतियां कर रखी हैं। तो आपको इस वे में क्वेश्चन नहीं करना है। जब सारे वर्किंग नोट्स तैयार हो जाए उसके बाद में आपको जाना है सीधा ऊपर, आपने जो जगह छोड़ी हुई थी 831 में से सीधा 293.70 माइनस करके इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि एग्जामिनर के सामने 537.30 पड़ा होगा और ये जब उसको सही दिखेगा, सबसे ऊपर दिखेगा, तो वो वर्किंग नोट्स के ऊपर इतना ध्यान भी नहीं देगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, स्टिल आपका आंसर भी वो देख के आपको फुल मार्क्स दे सकता है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन आपने क्वेश्चन में गलतियाँ कर रखी हैं, आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो, तो आपके नंबर कट सकते हैं। नाउ हम एक क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ग्रोस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का है। द फॉलोइंग इज द P&L अकाउंट ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड। ये हमें P&L अकाउंट दे रखा है और जर्नल रिजर्व दे रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं। हमने इसका ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में गए, सेम बच्चे ने ग्रोस वैल्यू एडेड निकाली हुई है। सेल्स 890, लाइनें भी इसने स्केल से नहीं मारी हैं, लाइनें भी इसने टेढ़ी मार रखी हैं, जो कि एक प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट होता है। मैं मानता हूँ कि टाइम कम होता है, लेकिन या तो आप मारो ही मत लाइन, अगर मार रहे हो तो प्रॉपर वे में करो आंसर को। सेल्स थी हमारी 890 और ये एक फॉर्मेट के तहत है। फॉर्मेट आपको सही इसी तरह से रखना है, इसी वे में रखना है। इसने 293 भी सही लिखा है, 59 भी सही लिखा है और 109 भी सही लिखा है, लेकिन ये 98 पता नहीं इसने किस वे में लिखा है, क्या सोच के लिखा है। जो इसका आंसर आना चाहिए था 549 आना चाहिए था और इसका आ रहा है 559। तो फॉर्मेट में बहुत बड़ी गलती कर रखी है। और देखा जाए तो इसने इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी सिमेट्री कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोई भी चीज़ कहीं भी लिख रहा है, या तो इसको वर्किंग नोट में करके दिखाई जैसे इन्होंने किया हुआ है 293 + 59 + 109, लेकिन अपने ही वे में क्वेश्चन को चलाया जा रहा है। उसके बाद में अगर देखें तो हमने ऐड करना था 55 अदर इनकम जो है, और इसने 55 अदर इनकम यहाँ पे ऐड कर रखी है।
और 359.3 जो है इसकी ग्रॉस वैल्यू एडेड आ रही है, और यहाँ पे आ रही है हमारी टोटल वैल्यू एडेड 396। उसके बाद में इसने अपॉर्चनमेंट कर रखी है लेकिन परसेंटेज नहीं निकाली। ये इसने सही कर रखा है, 115 जो है पूरा सही लगा, 82, 9, 71, 15 सही है, लेकिन परसेंटेज नहीं निकाली, शायद इस बार टाइम कम पड़ गया होगा। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है कि आपका टाइम भी मैनेज हो। ये यहाँ पे सही करेगा, इसको मार्क्स भी मिले हैं। लास्ट में जाके इसने अमाउंट्स में पता नहीं क्या घपला किया है, इसका आंसर 58.57 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था 55 लाख। वर्किंग नोट्स गलत बनाए हुए हैं, आंसर भी सही नहीं है। टोटली इसने कहीं पे वर्किंग नोट बना रहा है, कहीं पे मेन आंसर कर रहा है, कोई भी एक सिमेट्री नहीं है किसी चीज़ को लेकर। क्लीन, नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए, लेकिन वो भी इसने गलत कर रखा है। तो आपको फुली, जैसे इन्होंने सजेस्टेड आंसर में आपको प्रेजेंटेशन दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग करने का ट्राई करना है। आपको ये नहीं है कि बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलाना है, लेकिन ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये इसमें प्रोविज़न निकालनी है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रोविज़न के रेट्स याद रखने हैं। इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात ये है, स्टैंडर्ड एसेट का प्रैक्टिस मैनुअल में जो रेट दे रखा है 0.35 दे रखा है, लेकिन ये 0.40 हो चुका है, तो इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, 0.40 ही लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।